नमस्कार साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के अंदर टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। हम आज चर्चा करने वाले हैं कि जो एंटोमोलॉजी होती है इसके अंदर जितने भी इंसेक्ट आते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का इंसेक्ट हो, उसको कितने वर्गों या कितनी क्लास में बांटा गया है, उन सभी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस एंटोमोलॉजी के अंदर देखते हैं टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर टेक्सोनोमिकल का अर्थ क्या होता है, इसकी कौन कौन सी स्टेप होती है, यानी कि किसी भी स्पीसीज का या किसी भी जब जंतु का वर्गीकरण किया जाता है तो उसको हम किन किन स्टेप से होकर फॉलो करते हैं, तब उसका एक कंप्लीट वर्गीकरण हो पाता है। तो सबसे पहले हम उन स्टेप को देखेंगे, उसके बाद में हम कंप्लीट जो हमारा क्लासिफिकेशन जिसका हम कर रहे हैं ऑर्थोपोडा संघ का, उनके कुछ कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे जो ऑर्थोपोडा जो संघ होता है, फाइलम जो होता है हमारा, वो कितने क्लास में डिवाइड होता है, उन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो टेक्सोनोमी की अगर सबसे बड़ी जो यूनिट होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्गीकी जो होती है उसकी सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो वो होती है हमारे संघ। क्या होता है? संघ होता है। संघ को हम फाइलम के नाम से जानते हैं। संघ के बाद में क्या आता है? संघ के बाद में आता है वर्ग आता है, यानी कि क्लास आता है। उसके बाद में आता है इसके अंदर ऑर्डर यानी कि गण आता है। उसके बाद में आता है इसके अंदर कुल, क्या आता है? कुल आता है। उसके बाद में इसके अंदर कुल, वंश। उसके बाद में इसमें आता है जाति आता है। क्या आता है? जाति। तो ये हमारे ये जो पूरा स्टेप दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी क्या कहलाता है? टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी कि सबसे पहले हम संघ के बारे में देखेंगे, उसके बाद में इसकी कौन सी क्लास होगी, उसके बाद में ऑर्डर कौन सा होगा, फैमिली कौन सी होगी, इसका वंश कौन सा होगा और इसकी जाति कौन सी होगी, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद में जो लास्ट में जो स्पीसीज आती हैं वो आती हैं हमारे उपजाति आती है। क्या आती हैं? उपजाति आती हैं। जो स्पीसीज होती है उसी की सब स्पीसीज के रूप में काउंट किया जाता है। तो ये पूरा एक फॉर्मेट होता है। किसी भी जो ऑर्गेनिज्म में कोई भी जंतु होता है उसका पूरा का पूरा, या कोई भी जीव होता है उसका पूरा अगर क्लासिफिकेशन करना होता है तो हमें इन सभी स्टेप से होकर गुजरना होता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो क्या होता है? हमारा फाइलम होता है, या फिर हमारे किंगडम होता है, जिसको हम संघ के नाम से जानते हैं। जो संघ फाइलम होता है, इसके ऊपर भी एक और होता है किंगडम होता है, जिसको हम जगत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जगत के नाम से जानते हैं। ये हमें याद रखना है। उसके बाद में आता है क्लास, गण, कुल, वंश, जाति। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, तब जाकर हमारा टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो पाता है। ठीक है ना? तो हम अब इसमें हमें जो एंटोमोलॉजी के अंदर जो पढ़ना है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना? तो बात करें हम एंटोमोलॉजी के अंदर हमारे जो जितने भी इंसेक्ट हैं, एंटोमोलॉजी के अंदर जितने भी इंसेक्ट आते हैं वो किस संघ के अंदर आते हैं? तो वो आता है हमारे ऑर्थोपोडा संघ के अंदर। ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आते हैं, ये हमें पता है सभी को। ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आते हैं। अब इसके ऑर्थोपोडा संघ होगा, इसके हम बात करें वर्ग की, तो ऑर्थोपोडा संघ को एंटोमोलॉजी के अंदर कितने भागों में बांटा गया है? 7 वर्गों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है, जिसकी ट्रिक है ओके CID। ओके CID। इसमें से 6 हमारे इंपॉर्टेंट है, तो वो 6 की ये ट्रिक हो जाएगी कौन सी? ओके CID। तो ये अभी कौन कौन से होंगे इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये 7 इसके क्लास हो जाएगी। उसके बाद में जो ये 7 जो क्लास होती है, इन क्लास को 29 ऑर्डर में अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। 29 ऑर्डर में अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले इसको ब्राउन ने वर्गीकरण किया था इसका। उसके बाद में इनको इम्स ने 29 ऑर्डर में विभाजित किया था। उसके बाद में 29 जो ऑर्डर आते हैं इनको पर्टिकुलर सेपरेट को अलग अलग जो ऑर्डर हमारे जो ये गण था, इन सभी को अलग अलग फैमिली में विभाजित किया। किसी को 7 फैमिली में विभाजित किया, किसी को 8 में विभाजित किया। तो अलग अलग फैमिली के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में इनकी स्पीसीज आ जाती है, वो लास्ट में जाते जाते हमारे सब स्पीसीज के रूप में इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो ओवरऑल कोई भी इंसेक्ट होता है उसका सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो इसी के आधार पर किया जाता है। और वो जो वर्गीकरण होता है वो हमारा कौन सा वर्गीकरण कहलाता है? टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब ये पूरा ओवरऑल एक व्यू हो गया, जिसके अंदर हमें पूरा अगर हम वर्गीकरण देखेंगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमको स्टेप बाय स्टेप हमको पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं जो ऑर्थोपोडा जो संघ होता है, जो हमारा फाइलम है, इस फाइलम के क्या कैरेक्टर होते हैं, कॉमन फीचर क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, उनके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम ये जो क्लास होती है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप भी इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम ऑर्थोपोडा के बारे में, इसके जो मेन कैरेक्टर है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो यहाँ पर हमारा जो संघ हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। अब इसके हम प्रमुख लक्षण की बात करें या विशेषता या गुण की बात करें तो वैसे होती तो बहुत सारी इसके कैरेक्टर होते हैं, लेकिन हमें मेनली जो इम्पोर्टेंट उन्हीं के बारे में पता होना चाहिए। तो 7-8 जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें इनका जो शरीर जो होता है, ऑर्थोपोडा के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो शरीर होता है वो किस प्रकार का होता है, खंडीय होता है, यानी कि सेगमेंट के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं उनके छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है। जैसे हमने कीटों के बारे में पढ़ा था तो पूरा जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है, सिर और वक्ष। उसके बाद में वो अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाते हैं। किसी में 6 होते हैं, जो सिर होता है वो किसी में 6 से मिलकर बना होता है, किसी में 5 से मिलकर बना होता है। एंटीना अलग सेगमेंट के रूप में पाई जाती है, तो वो अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो शरीर जो होता है वो खंडीय होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें शरीर किस प्रकार का होता है, खंड युक्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो परिसंचरण तंत्र जो होता है, परिसंचरण तंत्र जो होता है वो किस प्रकार का होता है, खुले प्रकार का होता है, खुले प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का, खुला प्रकार का होता है, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार की नली ट्यूबल्स नहीं पाई जाती। जैसे हमारा बॉडी ह्यूमन की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है वो नलिकाओं के रूप में होता है, यानी कि इसके अंदर शिराएं या धमनियाँ ये पाई जाती है। उनमें क्या होता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। लेकिन कीटों के अंदर ऐसा नहीं होता है। कीटों के अंदर किसी भी प्रकार की उसके अंदर नलियाँ नहीं पाई जाती हैं या फिर ट्यूबल्स नहीं पाई जाती है, तो उनके अंदर ट्यूबल्स एब्सेंट होती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको हम खुले प्रकार का या फिर ओपन टाइप के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। ओपन टाइप के नाम से इसको जानते हैं। नंबर 3 बात करें और इनका जो हृदय होता है, जो ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होते हैं इनका जो हृदय होता है वो किस साइड में पाया जाता है, तो वो डोर्सल पार्ट में पाया जाता है, डोर्सल पार्ट में पाए जाते हैं। यानी डोर्सल क्या होता है, तो जो किया हमने जनरली कीट की क्या ऊपरी सतह देखी थी जिसको हमने डोर्सल साइड नाम दिया था, नीचे की सतह को वेंट्रल और साइड वाली को हमने प्लूरोन नाम दिया था। तो इसकी जो हृदय होता है कीट का, वो कीटों का या ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी जीव होते हैं उनका जो हृदय होता है वो किस साइड में पाया जाता है, डोर्सल पार्ट में पाया जाता है। और ये जो डोर्सल साइड में जो हृदय पाया जाता है इसके खुलने की जो क्रिया होती है, खुलने की क्रिया, इसके अंदर जो हृदय जो होता है इसके खुलने की जो क्रिया होती है वो किस नाम से जानी जाती है, तो ओस्टिया के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, ओस्टिया के नाम से जानी जाती है। ये हमें याद रखना है। तो जो हृदय होता है ऑर्थोपोडा संघ के अंदर वो डोर्सल पार्ट में पाया जाता है, और जो हृदय की जो खुलने की प्रक्रिया होती है, इसके कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, ओस्टिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ओस्टिया के नाम से जाना जाता है। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। ओस्टिया के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद आता है नंबर 4 कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, नर व मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल क्या होते हैं, इसके अंदर अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो 9वें खंड में पाया जाता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे 8वें और 9वें सेगमेंट के अंदर पाए जाते हैं। ये हमने पहले ही जब हमने इंसेक्ट के बारे में एक्सटर्नल बॉडी पढ़ी थी तब हमने उसके बारे में डिटेल से एनालिसिस किया था, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 5 की बात करें, इसके जो ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उनके अंदर जो श्वसन की जो क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया की बात करें तो अलग अलग जो कीट अलग अलग जो जीव होते हैं ऑर्थोपोडा संघ के, उनमें अलग अलग प्रकार के श्वसन की क्रिया होती है। यानी कि उनके जो श्वसन की क्रिया के लिए जो मैकेनिज्म जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जनरली जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो 3 कारकों से हो सकती है। पहली तो हो सकती है गिल्स के माध्यम से हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद में हो सकती है इसमें ट्रेकिया के माध्यम से, और एक हो सकती है इसके अंदर बुक लंग्स के द्वारा। किसके द्वारा, बुक लंग्स के माध्यम से। तो ये 3 प्रकार से हो सकती है श्वसन की क्रिया ऑर्थोपोडा संघ के अंदर। तो अब बात करें गिल्स के माध्यम से किसके अंदर होती है, तो ये अभी हम कुछ देर बाद में एक क्लास पढ़ेंगे जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ओके
CID। इसके अंदर हम एक क्लास पढ़ेंगे जिसके अंदर कौन से हो जाएगी हमारे ये जो क्रस्टेशिया होता है, जो क्रस्टेशिया के अंदर जितने भी जीव आते हैं वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो पानी के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है गिल्स के माध्यम से होती है, ट्रैकिया के माध्यम से कीटों के अंदर होती है, और बुक लंग्स की बात करें तो बुक लंग्स भी इनमें से एक होता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो श्वसन की क्रिया 3 माध्यम से हो सकती है, इनके बारे में अभी हम सेपरेट पढ़ेंगे, लेकिन आप तीनों को एक साथ में याद रखना। उसके बाद नंबर 6 पर आता है इसके अंदर उत्सर्जन की क्रिया। उत्सर्जन की क्रिया की बात करें तो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो जनरली 2 याद रखना है इसके अंदर हमें। एक तो मेल पिग्गी नलिका, एक तो याद रखना है कि आपको मेल पिग्गी नलिका, और एक याद रखना है आपको ग्रीन ग्लैंड। क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है मेल पिग्गी नलिका और एक याद रखना है ग्रीन ग्लैंड। अब इनकी बात कर लेते हैं। जो मेल पिग्गी जो नलिका होती है ये उत्सर्जन का मुख्य रूप से कीटों के अंदर कार्य करता है, यानी कीटों के अंदर जो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो मेल पिग्गी ट्यूबल्स के द्वारा होती है। और ग्रीन ग्लैंड की बात करें तो ग्रीन ग्लैंड जो होता है ये हमारे जो क्रस्टेशिया के अंदर जितने भी जीव आते हैं उनके अंदर जो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो ग्रीन ग्लैंड के माध्यम से होती है। ये अभी हम जब क्रस्टेशिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब उसके अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले केवल नाम याद होना चाहिए हमको, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर हो जाएगा इसके जितने भी जीव होते हैं ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी सभी जो जीव होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सभी जगह पर पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। अब सभी जगह कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हम मुख्य रूप से हवा में भी पाए जाते हैं, ज़मीन में भी पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्थल पर पाए जाते हैं, और एक पाए जाते हैं पानी के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि ये तीनों जगह पाए जाते हैं, जल थल और नभ तीनों जगह ये पाए जाते हैं, ये हमें याद रखना। अब बात कर लेते हैं पानी के अंदर। तो पानी के अंदर हमारे जितने भी क्रस्टेशिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे हम बात करें झिंगुर मछली हो गए, हमारे केकड़ा हो गए, ये इसके अंदर आ जाएगा पानी के अंदर। जमीन पर रहने वाले हमारे जितने भी दीमक हो गया, सफ़ेद लड़ हो गया, कातरा हो गया, ये सभी के सभी कहाँ पर पाए जाते हैं? ज़मीन पर और हवा में पाए जाते हैं। जो उड़ने का कार्य करते हैं, जो जैसे मधुमक्खी हो गई, ये उड़ने का कार्य करते हैं, तो ये मुख्य रूप से हवा में रहने का कार्य करते हैं। तो यह मुख्य रूप से जनरली जो ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी जीव होते हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, हवा जमीन पानी यानी जल थल नभ तीनों जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो मेन जो कैरेक्टर थे ऑर्थोपोडा संघ के वो सारे मैंने यहाँ पर बता दिए, और बाकी कई प्रकार के इसके कैरेक्टर होते हैं। ये कैरेक्टर और याद रखना, जो 8वां यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जो ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होते हैं इनके अंदर जो रक्त होता है, ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी जीव होते हैं, ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी जो जीव होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका जो अंदर जो ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हीमोसिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हीमोसिल के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट टर्म है हीमोसिल। क्या होता है हीमोसिल? तो जितने भी ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उनका अंदर जो रक्त होता है उसको हीमोसिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हीमोसिल के नाम से जाना जाता है। अब ये हीमोसिल किस प्रकार का होता है? तो ये जनरली ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर जो हीमोसिल जो होता है ये ग्रीन रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का इसके अंदर हमारे हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं, जो क्या होता है लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। जनरली हमारे जो ह्यूमन की जो बॉडी होती है, हमारे अंदर जो रक्त होता है वो उसको हम किस नाम से जानते हैं? हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारा जो रक्त होता है उसके अंदर आयरन की प्रधानता भी होती है। तो वो आयरन की प्रधानता की वजह से क्या होता है, हमारा जो शरीर का जो रंग होता है वो जो ब्लड का जो रंग होता है वो लाल रंग का हमें दिखाई देता है। लेकिन कीटों में ऐसा नहीं होता है। कीटों के अंदर जो आयरन होता है वो नहीं पाया जाता है रक्त के अंदर, इसी कारण से वो जो इनका जो रक्त होता है वो लाल रंग का नहीं होकर हरे रंग का होता है, ठीक है ना। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? हीमोसिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हीमोसिल के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये 8 कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। कौन कौन से जो शरीर होता है वो खंड युक्त होता है, यानी कि अलग अलग जो क्लास होती है ऑर्थोपोडा की, उन सभी के अंदर जितने भी इंसेक्ट आते हैं उन सभी का जो बॉडी पार्ट होता है वो अलग अलग सेगमेंट में बटा होता है। जैसे पर्टिकुलर इंसेक्टा की बात करें तो शरीर 3 भागों में सिर वक्ष उदर में बटा होता है। क्रस्टेशिया की बात करें तो 2 भागों में सिरोवक्ष और उदर में बटा होता है। अरेक्निडा की बात करें तो इसके अंदर भी सिरोवक्ष उदर में बटा होता है। तो अलग अलग भागों में बटा होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, यानी कि किसी प्रकार की इसका नलिका नहीं पाई जाती है। हृदय होता है जो डोर्सल पार्ट में पाया जाता है, और इसके खुलने की जो क्रिया होती है वो ओस्टिया के नाम से जानी जाती है। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। जो इसके अंदर जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो गिल्स के माध्यम से भी होती है, ट्रेकिया के माध्यम और बुक लंग्स के माध्यम से होती है। उत्सर्जन की क्रिया मेल पिगी नलिका और ग्रीन ग्लैंड के माध्यम से होती है। और सभी जीव जो होते हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, हवा जमीन पानी सभी जगह पाए जाते हैं। और रक्त जो होता है उसको हीमोसिल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे जो
जो ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी कैरेक्टर होते हैं, कॉमन कैरेक्टर, जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं उन सभी के कैरेक्टर हमारे कंप्लीट होते हैं। और बुक्स में कई सारे दे रखे तो आप बुक से देख लेना, मेन जो कैरेक्टर थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं इसके अंदर संघ हमारे कंप्लीट होता है। दूसरा इसके अंदर वर्गीकरण का अंदर नेक्स्ट जो हमारे पार्ट आता है वो आता है हमारे इसके क्लास के बारे में आता है, यानी कि जो ऑर्थोपोडा जो होता है उसको कितने क्लास में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। तो अगला जो हमारे इसके अंदर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑर्थोपोडा की क्या हो जाएगा, वर्ग, या फिर क्या आ जाएगा इसके अंदर हमारे क्लास। ठीक है ना, क्लास की बात करें तो जो ऑर्थोपोडा संघ जो है उसको 7 अलग अलग क्लास में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो 7 क्लास है उनके नाम देखेंगे और उनके बाद में उनके एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद में हम इनके पर्टिकुलर एक एक क्लास को लेंगे और इनको डिटेल से एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो हमारी क्लास आती है उसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, तो ट्रिक मैंने आपको बताया था ओके CID। ओके CID सभी को खत्म कर दो, ठीक है ना। ये सभी को खत्म कर दो जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन मैंने ऐसे लिखी है। बाकी हमारे जो क्लास के अंदर जितने भी ऑर्थोपोडा की क्लास है वो सभी की सभी हमारी ये ओके CID के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन याद करने के लिए आपको ये मैंने लाइन ऐसे ही लिख दी कि ओके CID सभी को खत्म कर दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ओ से क्या हो जाएगा, तो बात करते हैं ओ से क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ओनिकोफोरा। क्या हो जाएगा, ओ से हो जाएगा हमारे ओनिकोफोरा। क्या हो जाएगा, ओनिकोफोरा। क्या हो जाएगा, ओनिकोफोरा। केवल सबसे पहले नाम याद रखिएगा, सीक्वेंस से पढ़ते हुए चल रहे हैं हम, केवल नाम याद रखिएगा, उसके बाद में हम इनके एग्जाम्पल के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और कैसे हो जाएगा हमारे क्या, क्रस्टेशिया। क्या हो जाएगा, क्रस्टेशिया, ठीक है ना। उसके बाद में आता है ए से हो जाएगा हमारे अरेक्निडा। क्या हो जाएगा, अरेक्निडा, ठीक है ना। सी से हो जाएगा इसके अंदर कैसे हो जाएगा, क्रस्टेशिया। सी से हो जाएगा इसके अंदर चिलोपोडा। क्या हो जाएगा, चिलोपोडा। और आई से हो जाएगा इसके अंदर इंसेक्टा। क्या हो जाएगा, इंसेक्टा। उसके बाद में आता है डी से हो जाएगा इसके अंदर डिप्लोपोडा। क्या हो जाएगा, डिप्लोपोडा। अभी हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ना आप भी ये ट्रिक याद रखना, ओ से हो जाएगा ओनिकोफोरा, सी से हो जाएगा कैसे हो जाएगा क्रस्टेशिया, ए से अरेक्निडा, सी से चिलोपोडा, आई से हो जाएगा इंसेक्टा या डी से हो जाएगा डिप्लोपोडा, ठीक है ना। ये हमें याद रखना। अब हम इसके अंदर देखते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो ओनिकोफोरा जो होता है इसका केवल एक एग्जाम्पल याद रखना सभी। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा पेरीपेट्स। क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा पेरीपेट्स। क्या हो जाएगा, पेरीपेट्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो जाएगा क्या हो जाएगा, पेरीपेट्स, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बात करें क्रस्टेशिया जो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा केकड़ा और एक हो जाएगा झिंगूर मछली। क्या हो जाएगा, झिंगूर मछली इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। क्रस्टेशिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, केकड़ा और झिंगूर मछली, यानी कि जो पानी में रहते हैं वो ऐसे कीट या जो ऐसे जीव जो क्या रहते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो कीट होते हैं वो जो पानी में रहते हैं उनको हम क्रस्टेशिया के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। अरेक्निडा की बात करें, अरेक्निडा के अंदर हमारा आता है एक तो माइट आता है और एक आता है इसके अंदर टिक आता है। क्या आता है, टिक। उसके बाद में आता है चिलोपोडा जो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीपीड। क्या हो जाएगा, सेंटीपीड। और इंसेक्टा की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सारे कीट आ जाएंगे, ठीक है ना। और कीटों को मैंने आपको जब हमने एक्सटर्नल बॉडी पढ़ी थी कि कीटों की, तब मैंने आपको कई सारे कीटों के नाम बताए थे, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। डिप्लोपोडा की बात करें तो डिप्लोपोडा में आ जाएगा इसके अंदर मिलीपीड। क्या आ जाएगा इसके अंदर,
मिलीपीड, ठीक है ना। अब हम इनके बारे में एक एक दो दो जो पॉइंट है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी हम इनको पर्टिकुलर सेपरेट भी चर्चा करेंगे कि ओनिकोजोफोरा होता है, इसके अंदर जो पेरिपेड्स आते हैं इनके स्ट्रक्चर किस प्रकार के होते हैं, इनके मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं, इनके अंदर जो एक्सटर्नल बॉडी होती है वो किस प्रकार की बनी हुई होती है, इंटरनल बॉडी किस प्रकार की बनी होती है, उनके इंटरनल बॉडी के अंदर किस किस प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में हम सेपरेट चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम केवल इनके बारे में जो सरफेस है जो हमें पता होना चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम में जो दे रखा है वो इनका डिटेल से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, केवल और केवल सरफेस से बता रखा है कि इनके नाम याद होने चाहिए, एग्जाम्पल एक दो याद होने चाहिए, और साथ ही साथ में इनके जो मेन जो फीचर होते हैं दो तीन वो हमें याद होने चाहिए। तो बात करें सबसे पहले ओनिकोफोरा की, तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक फीचर इंपॉर्टेंट है, जो ओनिकोजोफोरा होता है ये क्या होता है, तो जो एनालिडा जो संघ होता है और ऑर्थोपोडा संघ के बीच की ये एक योजक कड़ी होती है। क्या होती है, ओनिकोफोरा जो होता है ये हमारा मुख्य रूप से जो एनालिडा जो संघ होता है और एक होता है हमारे ऑर्थोपोडा जो संघ होता है उसके बीच की ये कड़ी होती है, ये हमें याद रखना, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेरीपेड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेरीपेड्स हो जाएगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में आता है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया के अंदर कौन आता है, केकड़ा आता है और झिंगुर मछली आती है। बात करें क्रस्टेशिया की, तो क्रस्टेशिया के अंदर जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, गिल्स के माध्यम से होती है। उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से होती है इसमें ग्रीन ग्लैंड के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है, ग्रीन ग्लैंड के माध्यम से होती है। नेक्स्ट बात करें जो क्रस्टेशिया का जो पूरा जो बॉडी पार्ट होता है वो मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन से, सिरोवक्ष और उदर, ठीक है ना। ये मैं अभी जो बोल के बता रहा हूँ ये हम लिख के भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी केवल और केवल हमारा मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर है, इंसेक्टा के ऊपर फोकस है, क्योंकि हमारे सिलेबस में मोस्ट ऑफ रूप से जो जितने भी इंसेक्ट दे रखे हैं वो सारे के सारे हमारे इंसेक्टा ऑर्डर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, इंसेक्टा क्लास के अंदर आते हैं, ये हमें याद रखना है। तो यही हमें पढ़ना होगा, बाकी हमें केवल और केवल जो दूसरे बचे हुए हैं उनके बारे में केवल और केवल नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा अरेक्निडा। अरेक्निडा के अंदर हमारा माइट आता है और टिक आता है। इनका भी जो शरीर होता है वो दो भागों में, सिरोवक्ष उदर में विभक्त होता है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में इनमें जो जनरली जो माइट ये जो होते हैं इनके अंदर क्या, चार जोड़ी टांगे पाई जाती है। कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती है, चार जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। इनमें जो एंटीना होती है वो एब्सेंट होती हैं, इसमें एंटीना की जगह चेलेसिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चेलेसिया पाया जाता है। उसके बाद में आता है चिलोपोडा। क्या आता है, चिलोपोडा। चिलोपोडा के अंदर हमारे सेंटीपीड आते हैं। इंसेक्टा के अंदर मैंने बता ही दिया था आपको, इंसेक्ट आते हैं सारे, और डिप्लोपोडा के अंदर मिलीपीड आता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो अब आप इसको याद किस प्रकार से रखोगे, ये ट्रिक्स आप इनके नाम तो याद रख लोगे, लेकिन इनके एग्जाम्पल किस प्रकार से याद रखोगे, तो इंसेक्टा वाले आपको याद हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं हम चिलोपोडा, ठीक है ना। सी से क्या हो जाएगा, चिलोपोडा। सी से हो जाएगा हमारा चिलोपोडा और सी से हो जाएगा हमारा सेंटीपीड, ठीक है ना। तो ये भी याद हो जाएगा आपको। और डी से यह हो जाएगा डिप्लोपोडा, और एक याद रखना आप मिलीपीड। सेंटीपीड और मिलीपीड, चिलोपोडा और डिप्लोपोडा, तो ये पोडा से याद हो जाएगा। क्रस्टेशिया की बात करें तो कैसे क्रस्टेशिया और कैसे क्या हो जाएगा, केकड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और एक आप याद रख लेना, वो ओनिकोफोरस के अंदर आ जाएगा क्या, हमारे पेरीपेड्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की याद करवाने की, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी याद करने की। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हाँ कोशिश आपको पूरी करनी पड़ेगी कि हमें इनको किस प्रकार से याद करना है, ठीक है ना। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको खुद को पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो ओनिकोफोरा, पेरीपेड्स, क्रस्टेशिया, केकड़ा, झिंगुर मछली, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे के सारे हमारे जो भी है, तो इसी के साथ में हमारे जो जितने भी क्लास थी ऑर्थोपोडा संख्या वो सभी की सभी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में हम पर्टिकुलर एक क्लास को लेंगे, और वो जो क्लास होगी हमारी कौन सी होगी, इंसेक्टा क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी, इंसेक्टा क्लास होगी। अब इस इंसेक्टा क्लास के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है कि इंसेक्टा क्लास जो होती है इसका और वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, किन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, उसका आधार क्या रखा है, कब कब उनका वर्गीकरण किया गया है, और आधुनिक वर्गीकरण है वो कौन सा है, उसके अंदर किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया, उन सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारी एक सारी की सारी क्लास कंप्लीट होती है। और आज अब हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारा इंसेक्टा क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी, इंसेक्टा क्लास होगी। इसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बात करें इंसेक्टा क्लास की बात करें तो जो अगला जो इसी के अंदर हमारे जो क्लास हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी क्लास, इंसेक्टा।
क्या हो जाएगी, इंसेक्टा। ठीक है ना। अब सबसे पहले इंसेक्टा को पढ़ने से पहले हमें ये जो शब्द है इंसेक्टा, इस शब्द का हमें अर्थ पता होना चाहिए। इस शब्द का अर्थ की बात करें तो जो ये शब्द जो है इसका अर्थ हो जाएगा इंसेक्टा से हो जाएगा क्या, ऐसे। इंसेक्टा का अर्थ क्या होता है, कीट होता है। इंसेक्टा यानी कि इंसेक्ट जो कीट होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं के आधार पर इसको इंसेक्टा के नाम से जाना जाता है। जो इंसेक्टा जो होता है इसी को एक नाम से और जाना जाता है, इसी को क्या कहता है, हेक्सापोडा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हेक्सापोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम इसका हेक्सापोडा का जो अर्थ होता है वो देखते हैं। हेक्सा का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर ये जो हेक्सापोडा है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो जाएगा हेक्सा और एक हो जाएगा पोडा। ठीक है ना। जो हेक्सापोडा जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो जाएगा हेक्सा और एक हो जाएगा पोडा। हेक्सा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर 6 और पोडा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर टांगे या लेग्स। क्या हो जाएगा, टांगे या लेग्स हो जाएगा। यानी कि ऐसे कीट या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, 6 टांगे पाई जाती हैं, और जिनको जोड़े के रूप में हम बात करें तो 3 जोड़ी क्या पाई जाती हैं, टांगे पाई जाती हैं। उनको हम किस नाम से जानते हैं, हेक्सापोडा के नाम से जानते हैं। तो ऐसे जीव या ऐसे कीट जिनके अंदर क्या पाई जाती है, 6 टांगे पाई जाती हैं, उनको हम हेक्सापोडा के नाम से जानते हैं। इसी कारण से इंसेक्टा को और एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हेक्सापोडा के नाम से जाना जाता है। ये हमें याद रखना। ठीक है ना। तो ये भी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सीधा सीधा एग्जाम के अंदर इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंसेक्टा का दूसरा नाम क्या होता है, हेक्सापोडा। हेक्सापोडा का अर्थ क्या होता है। तो ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है ना। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो हमारा जो इंसेक्टा जो क्लास है, इस इंसेक्टा क्लास को एक वैज्ञानिक हुए थे, उस वैज्ञानिक का जो वर्गीकरण था उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं इंसेक्टा के वर्गीकरण की। इंसेक्टा के वर्गीकरण की, इसको और आगे कितने भागों में विभाजित किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो इंसेक्टा या हेक्सापोडा जो हमारे क्लास होती है, इस क्लास को सबसे पहले, ये जो क्लास है इस क्लास को सबसे पहले ब्राउन एक वैज्ञानिक हुए थे, और इन वैज्ञानिकों ने 1885 में एक वैज्ञानिक हुए थे। ये वैज्ञानिक का नाम इंपॉर्टेंट है। 1885 में इन्होंने हेक्सापोडा ये जो इंसेक्टा था इसका क्लासिफिकेशन किया था। इसका जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था, ब्राउन ने 1885 में किया था। और ये जो वर्गीकरण किया गया था इसके पीछे का मुख्य आधार क्या था, वो आधार हमें याद रखना है। इसके पीछे का जो मुख्य आधार रखा गया था वो क्या आधार रखे गए थे, 5 इसके पीछे मुख्य आधार रखे गए। तो अलग अलग आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया था। फर्स्ट हम बेस की बात करें तो पहला जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर पंखों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। यानी कि ऐसे कई सारे इंसेक्ट होते हैं जिनके अंदर पंख उपस्थित होते हैं और किसी के अंदर पंख एब्सेंट होते हैं। तो उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा रूपांतरण के आधार पर। यानी कि इनके अंदर रूपांतरण के आधार पर, यानी कि मेटामॉर्फोसिस के आधार पर, यानी कि किसके अंदर कंप्लीट हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, तो उसके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया था। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर पंखों की संख्या। क्या हो जाएगा, पंखों की संख्या। यानी कि पंखों की जो संख्या हो जाएगी, कई कीट ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर पंख जो होते हैं वो तो उपस्थित होते हैं लेकिन पश्चिम पंख अब्सेंट होते हैं, उसकी जगह अलग संरचना पाई जाती है। तो उनकी संख्या के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया। यानी किसी में 1 जोड़ी पंख होते हैं, किसी में 2 जोड़ी होते हैं, किसी में बिल्कुल ही अनुपस्थित होते हैं, किसी में जो हानिकारक अवस्था जो लार्वा होती है उसके अंदर पंख होते हैं, किसी में नहीं होते। तो उसके आधार पर इनका अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद आता है नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर मेल पिग्गी नलिका के आधार पर। यानी कि इनके अंदर जो उत्सर्जन जो होता है वो कौन सी होती है, मेल पिग्गी नलिका होती है। उन्हीं के आधार पर इनका अलग वर्गीकरण किया गया है, ये हमें याद रखना। ठीक है ना। मेल पिग्गी नलिका की संरचना के आधार पर। और नंबर 5 हो जाएगा इसके अंदर जो मुखांग की रचना व उसके प्रकार के आधार पर। तो यह उसके प्रकार के आधार पर 5 आधार पर जो ब्राउन जो वैज्ञानिक थे 1885 में जो इंसेक्टा जो क्लास थी उसको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया था, वो हमें याद रखना। ठीक है ना। तो
5 आधार कौन कौन से थे? पंखों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इनमें रूपांतरण किस प्रकार का हो रहा है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है या फिर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, किस प्रकार का, उसके आधार पर पंखों की संख्या के आधार पर किया गया, यानी कि उनके पंख की संख्या कितनी है, 1 जोड़ी है, 2 जोड़ी है या बिल्कुल ही एब्सेंट है, उनके आधार पर किया गया। मेलपी ट्यूब, मेलपी नलिका की संरचना के आधार पर कि किस अलग अलग कीटों में जो मेलपी नलिका की जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, उसके आधार पर किया है। उसके बाद आता है मुखांग की रचना व प्रकार, यानी कि हमने मुखांगों के बारे में डिटेल से पढ़ा था, तो उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने देखा था और उसके अंदर हमने मुखांगों के प्रकार भी देखे थे। किसी में बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के, किसी में रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप के थे, किसी में च्यूइंग एंड लेपिंग टाइप के थे। तो वो अलग अलग प्रकार के जो मुखांग थे उनकी रचना एवं उनके प्रकार के आधार पर भी कीटों का अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया है। तो ये हम आधार पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं जो ब्राउन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इन सभी आधार को ध्यान में रखते हुए जो इंसेक्टा जो क्लास थी इसको कितने 2 भागों में विभाजित किया, 2 भागों में विभाजित किया। यानी कि जो ब्राउन ने जो 1885 में जो वर्गीकरण दिया था हेक्सोपोडा या इंसेक्टा का, वो ये 5 आधार पर दिया था और इन 5 आधार को ध्यान में रखते हुए इंसेक्टा या हेक्सोपोडा को कितने 2 भागों में विभाजित किया था। एक तो हो जाएगा इसके अंदर टेरियोगोटाजीनिया, एक का नाम तो हो जाएगा टेरियोगोटाजीनिया और दूसरा हो जाएगा इसमें टेरियोगोटाजीनिया। ठीक ना, तो ये 2 भाग याद रखना आप। 2 भाग कौन कौन से हो जाएगा, तो टेरियोगोटाजीनिया और एक हो जाएगा टेरियोगोटाजीनिया। ठीक है ना, यानी कि एक का अर्थ क्या होता है अब्सेंट और टी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर प्रेजेंट, यानी कि ऐसे जीव या ऐसे कीट जिनके अंदर क्या होता है जो पंख या जो होते हैं जो अनुपस्थित होते हैं उनको रखा गया टेरियोगोटाजीनिया के अंदर रखा, और जिनके अंदर पंख हो गए हमारे मुखांग हो गए ये सभी उपस्थित होते हैं उनको टेरियोगोटाजीनिया के अंदर रखा। किसके अंदर रखा? टेरियोगोटाजीनिया के अंदर रखा गया था। ये किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया था? यह ब्राउन के आधार पर 1885 में किया गया था। ठीक है ना, ब्राउन ने किया था। और ये जो दोनों जो सब क्लास हो गए 2 भागों में जो विभाजित किया था, इन दोनों को आगे जाकर फिर 17 गणों के अंदर 17 गण के अंदर विभाजित किया, 17 गण के अंदर विभाजित किया ये हमें याद रखना है। कितने गणों के अंदर इनको विभाजित किया था? 17 गणों के अंदर विभाजित किया था। तो ओवरऑल हमें जो इंसेक्टा के अंदर जो क्लासिफिकेशन याद रखना है वो सारा का सारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। इंसेक्टा जो है या फिर हेक्सापोडा जो क्लास है, इसको सबसे पहला जो वर्गीकरण किया था इंसेक्टा का वो किया था ब्राउन ने। किसने किया था? ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था। और ब्राउन ने जो अपना वर्गीकरण किया था कीटों का वो किस आधार पर किया गया था? पहला किया था पंखों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। तीसरा किया था पंखों की संख्या के आधार पर, मेलपी की नलिका के आधार पर, और एक हो जाएगा मुखांगों की रचना किस प्रकार की, उनके टाइप्स किस प्रकार के, उसका आधार पर किया था। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ब्राउन ने कीटों को 2 भागों में बांटा था। पहला बांटा था टेरियोगोटाजीनिया और दूसरा हो जाएगा टेरियोगोटाजीनिया। इन दोनों जो ये वर्ग हैं, इन दोनों वर्गों को आगे जाकर 17 गणों के अंदर विभाजित किया था। कितने गणों के अंदर विभाजित किया था? 17 गणों के अंदर विभाजित किया था। ये कंप्लीट होता है हमारे ब्राउन का वैज्ञानिक। अब उसके बाद में एक नए वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है इम्स। इम्स ने 1961 के अंदर जो ये आधार थे, इन्हीं आधार को ध्यान में रखते हुए एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और उसी वर्गीकरण को हम वर्तमान में पढ़ते हैं। और वर्तमान में या फिर हम कह सकते हैं आधुनिक कीटों का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इम्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये जो इम्स का जो वर्गीकरण है इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, वरना आज सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये चीज़ें आपको सारी जो टर्म है वो सभी एक ही सेशन में आ जाएगी तो आपको भी याद नहीं हो पाएगी। तो हम इन जो इम्स का जो वर्गीकरण है वो हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम यहीं पर इस वीडियो को स्किप करते हैं। उसके बाद में हम इम्स के बारे में हम डिटेल से उसका वर्गीकरण क्या था, उसके कितने भागों में था, वो सभी के सभी वहाँ पर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे इंसेक्टा का जो वर्गीकरण है ब्राउन के आधार पर वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इम्स के वर्गीकरण के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।